नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने पंजाब चुनाव के ठीक पहले 1984 में हुए दंगों पर किया बड़ा खुलासा। उस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, उसके मैं लिंक आपको दे रहा हूं, तब आपकी समझ में आएगा। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी उसके घर पे। 10 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। जो शातिर लोग थे वो पकड़ के लाए हवाई जहाज वाले पायलट को, उसको शपथ दिलाई गई कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। और प्रधानमंत्री होने के बाद यह बाकायदा तय हुआ 3 मूर्ति में कि इनको सबक सिखाना है। उसके लिए लोग हायर किए गए जामा मस्जिद के इलाके से, जो 1947 में जिन्होंने उन्हें पीटा था, उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग, उन जिहादियों को खुले छोड़ा गया और दिल्ली के अंदर 3,500 सिखों का कत्ल हुआ। कभी आपने ये बात सोची कि 3,500 सिख दिल्ली में एक तरफा मारे गए? 3,500 सिखों के हत्यारों में कोई जमीन पे हत्यारा पकड़ा गया? अरे 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 1,000 लोग तो जमीन पे होंगे, जिन्होंने चाकू से, बंदूक से, तलवार से किसी से मारा होगा। उन 1,000 लोगों में से एक भी कत्ल करने वाला पकड़ा गया? हां, कुछ 2-3 नेताओं के नाम आते हैं कि ये उनको डायरेक्शन दे रहे थे, जिसमें एक सज्जन कुमार है और एक जगदीश टाइटलर है। और पूरा समाज यह समझता है कि इन्हीं 2 लोगों ने सिखों को मरवाया है। क्या आपको यह अचंभा नहीं लगता है जो बात मैं कह रहा हूं? 1,000 लोगों ने कम से कम पूरे दिल्ली में सिखों को मारा, लेकिन जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। एक भी मुझे बता दीजिए किसी का नाम आज तक आया हो। सरकार ये आ गई, वो आ गई, वो महत्वपूर्ण है। मैं उसका राज बताता हूं आपको। ये काम जब हो गया दिल्ली में और कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है, भारत में हिंदुओं के सिंबल की हत्या है, और उस सिंबल को जिसने मारा है उसको सबक सिखाने के लिए लोग हायर किए गए। और हायर करने के बाद सिखों की हत्या हुई, पूरे देश में हुई। और फौरन क्या हुआ? प्रधानमंत्री चुन के आए, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 412 सीटें मिली भारत के इतिहास में पार्लियामेंट में। और उन्होंने पहला काम क्या किया, ये कहीं बताया नहीं, ये अखबार वाले नहीं लिखते बेचारे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं कि यह बात कह सकूं आपसे। उस प्रधानमंत्री ने, जब भारत विभाजन हुआ तो हजारों मुसलमान जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनने के लिए 88% वोट दिया था 1946 के चुनाव में, जब पाकिस्तान बना तो जब यहां कुछ हालात खराब हुए तो लोग दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से भागे, क्योंकि उनको तो अल्लाह मियां की हुकूमत चाहिए थी। अब वो पछता रहे हैं, ना अल्लाह मियां आ रहे, ना मोहम्मद साहब आ रहे। उन लोगों की प्रॉपर्टीज को उस वक्त 47 के बाद की सरकार ने यह कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान से यहां आए हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, क्योंकि वहां करोड़पति सिखों की प्रॉपर्टी थी, उस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि भाई इनको रहने को दे दो, ये घर से बेघर हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी में ये लोग रह सकते हैं। ये फैसले के साथ उनको उन मकानों में रहने दिया। लेकिन जिन लोगों को सिखों की हत्या के लिए हायर किया गया था, उन्होंने अपना मुआवजा मांगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कभी जीवन में मुआवजा मांगने की नौबत आए तो हजारों साल तक उस मुआवजे का असर रहे, ऐसा मुआवजा मांगना। छोटा मोटा मत मांगना।
इसलिए उन्होंने मुआवजे में क्या मांगा? नौकरी नहीं मांगी, रिजर्वेशन नहीं मांगा, आईएएस पीसीएस की सीट नहीं मांगी। हम उन्हें कितना भी जाहिल कहें, कितना भी अनपढ़ कहें, लेकिन 1000 साल की सोचते हैं वो, आप 1 घंटे की नहीं सोचते। जब मुआवजा मांगा तो कहा गया कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की प्रॉपर्टी को आपने हिंदुओं को दे रखा है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए और उस पर मालिकाना अधिकार हमारा कर दिया जाए। एक ही झटके में राजीव गांधी के उस फैसले ने अरबों खरबों रुपए की इस देश में प्रॉपर्टी जो सरकार की थी, जो सरकार ने अपनी चॉइस से पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू महिलाओं और बच्चों को दे दी थी, वो एक ही झटके में वक्फ प्रॉपर्टी में चली गई और उस पर मालिकाना अधिकार मुसलमानों का हो गया। हमको यह घटना पता ही नहीं है। 1995 आया, 95 में दोबारा से उन्होंने अपना हर्जाना मांगा और कहा कि हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ दिया है। हमने बलवा नहीं किया है क्योंकि तुम हमारे पुराने साथी हो, क्योंकि सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने हर्जाना नहीं मांगा, वो बेवकूफ नहीं है। यह बात अलग है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक अजीब तमाशा किया और यह आपको दिखाया ताकि आपको असली एजेंडा ना पता चले और आप इस कंफ्यूजन में रहें कि देखो, अरे भाई, मस्जिद गिरने के बाद देश में शांति है। कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत छुटपुट हरकतें की, लेकिन हर्जाना क्या मांगा? अंदर कमरे में मांगा और वो हर्जाना आपने दे दिया और आपको पता ही नहीं चला, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने हर्जाना ये मांगा कि आप हमें हमारी कौम के साथ जो नाइंसाफी हुई है, अपने घाव और अपनी तथाकथित तफलीक को कैसे बेचा जाता है, क्या मार्केटिंग की जाती है, यह समझने की बात है। सरकार को लगा कि बाबरी मस्जिद तो अब चली गई, तो ये जो आहत हैं, जो बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि क्या करें, तो तत्काल सरकार ने जो आदमी 1998 में मर गया था उसको भारत रत्न दे दिया, मौलाना आजाद को 1992 में। उन्होंने कहा इसको आपने भारत रत्न दे दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या लेना देना है। जब दे दिया उसके बाद ये बात कही, नहीं हमें तो कुछ और चाहिए। तब पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और बिना किसी से पूछे, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ना उसका कोई बेसिक उसका कोई नैरेटिव है, ना ही उसकी कोई डेफिनेशन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत के अंदर 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी में हैं। उन्होंने कहा सिख 1.5%, 40,000 सिर्फ 40,000 पारसी, 1.25% सिख, 3% ईसाई, 1% बौद्ध और 16% मुसलमान। और आपने अनाउंस कर दिया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अब पारसी इस देश में 40,000 हैं, वो इतने संपन्न लोग हैं कि वो आज तक जानते ही नहीं है कि माइनॉरिटी कमीशन से कोई फायदा भी मिलता है। सिख लेता नहीं है, बौद्ध को पता नहीं है, ईसाई पहले ही यहां ईसाइयों को इतना मजबूत करके गए हैं कि उन्हें आपका कुछ चाहिए नहीं। सारा करोड़ों का बजट मुसलमानों को जाता है। उन्होंने चीजें ऐसी मांगी जिससे वो आपसे हजारों साल लड़ सके। आप होते तो मकान मांग लेते, आप आलू के प्याज के दाम कम करा लेते, इससे ज्यादा नहीं करते। तो 1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना और करोड़ों का उसका बजट है, जिसका 90% इन्हीं के पास जाता है। तो 93 में यह हो गया। फिर 95 आए तो नरसिम्हा राव को लेकर के अजीब किस्म की तकलीफें थी। फिर दोबारा से ब्लैकमेल किया और आपकी लीडरशिप ब्लैकमेल होने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में हम एक फर्दर अमेंडमेंट चाहते हैं। उन्होंने कहा यह भी कर देते हम। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर फर्दर अमेंडमेंट हो गया। हमको वो भी नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट हुआ। हमको 85 का नहीं पता, 56 का नहीं पता और 1923 का तो पता नहीं है।
और उसके बाद में 95 में सरकार चली गई। उसके बाद सरकार टूटी फूटी आई, जैसे भी आई, लेकिन आप उनके एजेंडे को देखिए। वो सरकार और संविधान और पार्लियामेंट के अंदर कभी 50 से ज्यादा नहीं थे। हाईएस्ट गिनती उनकी 50 थी एक बार, नहीं तो 2 जीत गए, 4 जीत गए, कुल मिलाकर 10-12 होते हैं वो। लेकिन उनकी मैं बार बार जो आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि उस समाज की सामूहिक शक्ति ने देश की संसद को घुटनों पे खड़ा कर